अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम खित्ते की सूरत हाल की जानब देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक में जो सर दस्त और सबसे ज़्यादा खबरों के शाह सुर्खियों में रहने वाला मुल्क है वो है ईरान। ईरान और इसराइल के दरमियान में जो मसाइल थे वो तो सबके सामने ही है। गजा में जो मसाइल हो रहे थे जिनको बुनियाद बना कर ईरान की जानब से जैसे वो मुसलसल इसराइल के ऊपर तनकीद की जा रही थी, ना सिर्फ तनकीद की जा रही थी बल्कि कुछ ऐसे इकदाम भी लिए जा रहे थे जो कि इसराइल को नापसंद थे। और इसराइल जो है वो मुसलसल जो है एक ही बहाना बना रहा है। इसराइल और अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एक ही बहाना बना रहे थे कि इसराइल जो है वो एटमी हथियारों को बनाने की तरफ गामजन है। और अगर मैं देखता हूँ तो 1992 से लेके आज के दिन तक जो है मुसलसल एक ही चीज जो है वो हमें बताई गई, सुनाई गई और समझाने की कोशिश की गई कि ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाएगा और जैसे ही एटमी हथियार बनाएगा वो सबसे पहले जो है वो इसराइल को जो है वो सफाई हस्ती से मिटा देगा। इसी तरह की चीजें जो थी वो हमने देखी हैं, हमने इराक के मामले में भी सुनी और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो थे वो उनका बहाना लेके या उनका नाम लेके जब इराक पे हमला किया गया था तो उस वक्त के इर्द गिर्द के जितने भी इस्लामी ममालिक थे उन्होंने जो था ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी जो था उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री जो हमारे सामने है। और उसके बाद अमेरिका बार बार एक ही बात कहता रहा था कि मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत थी। और अगर इसी चीज को हम देखते हैं तो अभी जो 2 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूं तो वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो बकौल शायर के पलटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 37 घंटे की मुसलसल फ्लाइट करके कुछ त्यारे आए और उन्होंने आके ईरान पे अटैक किया और अटैक करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इनकी 3 एटमी फैसिलिटीज को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और उससे अगले दिन क्या हुआ कि इसराइल ने दोबारा ही उन्हीं फैसिलिटीज के ऊपर दोबारा अटैक किया और कहा कि जी वो पहले तो प्रॉपर तरीके से तबाह नहीं हुए थे लिहाजा अब हमने तबाह कर दिया। और उसके जवाब में ईरान ने चंद दिन पहले ही कह दिया था कि अगर मेरे पे अटैक होगा तो मैं अमेरिका खत्ते के अंदर मौजूद अमेरिका की जितनी फैसिलिटीज हैं उनके जो हवाई अड्डे हैं या उनके फौजी अड्डे हैं उन पर अटैक करूंगा। और उससे पहले पहले उन्होंने बहुत सारे इलाकों से अपनी चीजें जो थी वो क्लियर करनी शुरू कर दी थी। और जिसके नतीजे में जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकला। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुसलसल जो है वो जंग बंदी की तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं। और अमेरिकन सदर ने तो बाकायदा तौर पे ये भी कह दिया कि हमने क्योंकि जंगबंदी कर दी है लिहाजा अब उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो जाए। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अली अशरफ रता साहब, तजियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छी जो है निगाह रखते हैं। और उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब, तजियाकार हैं, जो है पूरे खित्ते की जो सियासत है और खास तौर पे जो जियो पॉलिटिकल है उसके ऊपर उनके ऊपर गहरी निगाह भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अभी ये जो अभी आपने जो चीजें देख रहे हैं और आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? कहने को तो ईरान ने जो था वो उसने अपना हमला किया और उसके बाद उन्होंने कतर के ऊपर जो अमेरिकन जो अड्डा है उसको तबाह करने की अपने तई पूरी कोशिश की। लेकिन जो 6 मिसाइल फायर हुए उनमें से 5 जो थे वो तो हवा में इंटरसेप्ट हो गए और छठा मिसाइल जो था वो उन्होंने जान के उसको जाने दिया कि क्योंकि वो तो टारगेट पे था नहीं, वो टारगेट से ऑफ टारगेट था। तो सर आप ये ईरान के इस जो है चीज को या इस इकदाम को या इस कदम को किस नजर से देखते हैं कि वहां पे तो सर हाइपरसोनिक मिसाइल भी तो फायर हो सकता था ना सर? देखिए इसमें यह है कि कुल 12 रोजा जंग है जो सदर ट्रंप ने भी कहा कि इसको 12 डे वॉर कहा जाए। जिस तरह 67 की जो वॉर की अरब इसराइल जंग उसको 6 डे वॉर कहा जाता है, तो उसी मुनासिबत से इसको उन्होंने 12 डे वॉर कहा। ठीक है। और इसमें जो अमेरिका का रोल था वो यही था कि वो उसने इसराइल को पहले प्रोटेक्ट किया कि वो अपना जो तमाम जंगी कार्रवाई ईरान के खिलाफ पूरी इम्प्यूनिटी के साथ पूरे इत्मीनान के साथ वो कर ले। उसके बाद खुद अमेरिका ने भी अपना हिस्सा डाला। लेकिन इसमें ये बात है कि जिस तरह सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं एक डील मेकर हूँ और मैं अमन का जो है प्रचारक हूँ, तो उसमें हमने ये देखा कि जो आखिरी 72 घंटे के कुछ वाकयात हैं उसमें एक जंग की बजाय एक समझौते की तरफ हम बढ़ते नजर आते हैं। और तमाम जो इकदाम किए गए वो कम और बेश किसी पेश की अंडरस्टैंडिंग और मुफाहमत के साथ लिए गए। यहाँ तक कि जो पर्दों पे अमेरिका की बमबारी थी जी सर, वो भी इसी का हिस्सा थी, क्योंकि कुछ ईरान को मौका भी दिया गया कि वो गालबन ये अपना यूरेनियम वगैरह और अपनी आपराधिक कुव्वत को वहां से निकाल ले और इस चीज को यकीनी बनाया गया कि जानी नुकसान ना हो। सही। इसी तरह ईरान ने जो किया, जो आप कल का देखें जो कंफ्यूजन फैला जी जी। कि ईरान ने बजाय इसके कि जो शिप खड़े थे अमेरिका के, जो पूरा एक आइसोलेटेड टारगेट था और जिसपे
जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको टारगेट करने के, उन्होंने जमीन पर टारगेट किया, सबसे पहली बात है। जी। फिर उन्होंने कतर में और इराक में टारगेट किया। सही। अब एक तरफ वही कतर जो है वो इस सीज फायर को जो है वो तय करने का काम कर रहा है, उसी कतर पर हमला होता है। जी। उसी कतर से कहा जाता है कि आपके खिलाफ ये हमला नहीं है, ये अमेरिका के खिलाफ है। साथ ही अमेरिका को बता दिया जाता है कि आप अपनी जो पर्सनल है वो हटा लें, ताकि ये सिंबोलिज्म इसका वाजे हो, लेकिन इसका एक्चुअल नुकसान करना मकसद नहीं है। तो 14 उन्होंने फायर किए, 13 उन्होंने गिरा लिए, एक जो था वो जिस तरह मायागांव टारगेट था। जी सर। तो अब ये कि ये जो आखिरी 72 घंटे के जो वाकयात हैं ना, वो ये बताते हैं कि ये शायद मुफाहमत से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सबको एक विन विन सिचुएशन देना मकसूद था। उसमें इसराइल का भी बात हो गई कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, अमेरिका के बाद भी उन्होंने पर्दों पर अटैक करके अपना शौक पूरा कर लिया। जो ईरान है उनको काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन जाहिर है उनके रजीम चेंज तो नहीं हुई, जो डे वन से वो कह रहे थे वो भी जो है वो भी पटड़ी जो है वो बिछाएगा और थ्रू अफगानिस्तान जो है वो चाइना तक या मिडल जो सेंट्रल एशिया है वहां तक एक्सेस हासिल करेगा। लेकिन अभी जो रिसेंट जो इंडियन टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उसके साथ यूएस के साथ, जी जी, वो बेसिकली इतने बड़े हैं, उसका इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि ईरान के छोटे इंटरेस्ट के लिए वो उस बड़े इंटरेस्ट को कभी भी कुर्बान नहीं करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब अगर मैं अभी जो रिसेंट जो खबरें आ रही हैं उनकी जानब से अगर मैं बात करता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये कहा जा रहा है कि मैंने तो सीज फायर करवा दी दोनों ममालिक के दरमियान में, लेकिन जो है वो इजराइल ने जो उसकी जो खिलाफ वर्जी की है वो ज्यादा खतरनाक है। वो सर इजराइल से ज्यादा नाखुश है एज कंपेयर टू ईरान के। तो सर आप बेसिकली जिस तरह भी आपने बात की है कि वो ईरान का सॉरी जो अमेरिका है उसने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए या उसका एक पार्टनर के तौर पे उसने ये सारा कुछ किया, और उसके बाद उसने ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद ठीक है अब जो होना था हो गया, अब हम सीज फायर है और कोई भी मुल्क एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। लेकिन वो अब जो है वो उसके ऊपर बड़ा गुस्से में है सर, ईरान के ऊपर तो हैं, लेकिन इसराइल पे ज्यादा गुस्से में। वो कह रहा है कि इन्होंने ज्यादा बड़ी संगीन गलती की है। तो सर ये बेसिकली क्या सिर्फ हमें हम लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है या कागजों का पेट भरने के लिए? सर सर 19वीं सदी में एक टर्म बड़ी मारूफ थी, वो थी ऑनेस्ट ब्रोकर की। जो जो लोग भी इस तरह मुआहदे करवाते थे वो या दो ममालिक के दरमियान, वो ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल अदा करते थे कि हमारा तो कोई मुफाद जाती या कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, हम तो करे हाई मॉरल ग्राउंड पे एक सारे काम कर रहे हैं। जिस तरह ये मौसूफ भी जाहिर है कि इनका हाई मॉरल ग्राउंड पे वो कहते हैं कि है, इसलिए मुझे नोबल का इनाम मिलना चाहिए। जी जी सर, अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी, अब ये जो मसला है कि इनका जो ये शो कर रहे हैं ना, ये बज़ाहिर लिप सर्विस से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम तो इसराइल को भी मैं जो बिल्कुल टफ डील करूंगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सही, इसराइल भी इसमें शामिल है और सिर्फ वो एक इंप्रेशन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हो जाएगा, सीज फायर होल्ड करेगा। बहरहाल सीज फायर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों सीज फायर चाहते हैं दिल की गहराइयों से, इसलिए वो सीज फायर होल्ड करेगा। लेकिन उसके लिए जो टर्म्स हैं, ट्रंप साहब की जो पोजीशन है उसको जरा ज्यादा बुलंद और ज्यादा इखलाकी तौर पे बरतर साबित किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे जो है प्रोग्राम से पहले सर आपके साथ वो टेलीफोन पे जरा गपशप जो लग रही थी, उसमें सर मैं जो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा था सर, बेसिकली वही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे अपने नाजरीन के लिए पूछना चाहूंगा कि सर जब भी कोई मसला हो, खासतौर पे अगर मैं देखता हूँ तो ये ईरान और इसराइल के दरमियान और अमेरिका की जो इंटरवीन हुई है, और उसके बाद जो है फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब को जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान में अपना अमेरिका में बुलाया गया, और ट्रंप ने जो था उनको दोपहर के खाने के दौरान में जो उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हम दोनों जो हैं वो मुतफिक हैं, और उसके बाद मैं 2 हफ्तों के बाद जो है कोई किसी न किसी फैसले पे पहुंचूंगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे अगर हम देखते तो सर कहीं पे भी, खासतौर पर इस खित्ते के अंदर कहीं भी मसला होता है तो सर पाकिस्तान जो है वो ना चाहते हुए भी उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर हो जाती है। तो सर अब आप क्या समझते हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बेसिकली कौन से ऐसे मेजर्स जो है मेजरमेंट्स लेने चाहिए कि वो अपने आप को क्लीन भी रख सके और अपने आप को सिक्योर भी रख सके? देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी एक बड़ी डायनामिक फॉरेन पॉलिसी कर रहा है। सन 62 से उसका ये रहा है कि वो चीन के साथ उसका ताल्लुक एक स्ट्रेटेजिक नोयत का रहा है शुरू से।
वो कि वो लेट 80s 90s में आके और ज्यादा पॉलिश होता गया, लेकिन शुरू से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। सही। लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट और अमेरिका से भी बहुत अच्छी बना के रखी है, और तमाम उनके साथ मुख्तलिफ जंगें भी उनके हक में लड़ी हैं और मुख्तलिफ काम भी किए हैं। तो अभी भी ये कि पाकिस्तान का ये अब तय है कि पाकिस्तान का जो ताल्लुक जो वो आयरन क्लैड ब्रदर वाला है, वो तो चाइना के साथ है। लेकिन पाकिस्तान वेस्ट को ये कहता है कि दुनिया के अमन के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो पॉजिटिव रोल हो सकेगा, उसके लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, और हमें हमारा एक बड़ा पुराना आपके साथ ताल्लुक चला आता है, तो वो तो नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सही। तो इस वजह से ये कि पाकिस्तान ने अपने आप को सही प्लेस किया हुआ है जहां पे वो अपनी जो जरूरियात हैं, और सच मानिए कि ये जो ऑपरेशन जो हुआ है, मार्का है जो बुनियादन मरसूस, इसका एक बड़ा मार्का है, जी जी। उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तानी को भी हैरान किया जितनी अच्छी माशाल्लाह इनकी तैयारी थी, या जिस तरह इन्होंने साइबर वॉरफेयर या जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मुजाहरा किया है। तो इन चीजों में देखिए रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आज के दौर में जो एटमी सलाहियत है वो एक बैगेज है, यानी वो एक जो है बहुत ज्यादा है बजाय फायदे के। ठीक है। आज के दौर में फायदा है उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का, जो दुश्मन के अरबों डॉलर के जो असला है उसको जीरो कर सकती हैं, उनके सिग्नल जैम करके, उनका जो मुतय्यन रास्ता है उसको खराब करके, सही। या उसको मुख्तलिफ तरीके से तबाह करके। ठीक हो तो गया। आज के दौर का जो एटमी असला है वो यही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, जिसमें ईरान को, पाकिस्तान को, दीगर मुस्लिम ममालिक को, क्योंकि इनका कोई पाबंदी नहीं है, कोई ये मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये दुश्मन के अज़ाइम का नाकाम बनाने की बखूबी सलाहियत है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, जाते जाते सर एक आखिरी सवाल सर। सर जो है वो पैटर्न चीफ की अगर मैं बात करता हूं, उनका सर ये है कि पैटर्न चीफ की सर जो जमानतें थी 9 मई की केस की, सर वो सारी की सारी जो है वो तो कैंसिल हो गई हैं। और अलीमा खान साहबा ने जो है वो तो आज रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए खासतौर पे जो केपी के गवर्नमेंट का जो बजट है उसके बारे में जो उनसे सवाल पूछे गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पैटर्न चीफ को माइनस कर दिया है अली अमीन गंडापुर ने। तो सर ये दोनों जो चीजें हैं इनको आप सर किस किस नजर से देखते हैं सर? मैं सिर्फ एक नजर से देखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम सब उसी नजर से देख सकते हैं, वो ये है कि इंसाफ होना चाहिए चाहे आसमान गिर पड़े। बस अगर आप इंसाफ करेंगे तो मुल्क में वो एक जो कमी हमारे है नेशनल कोहिजन की, वो भी पूरी हो जाएगी। और ये सब चीजें चलती रहती हैं, इंसानवी होती हैं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, चाहे जी उसकी जो मर्जी कीमत देनी पड़े, और उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, कीमत हमेशा नाइंसाफी की देनी। ठीक हो गया सर। सर बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर साहब का। आप डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ साहब, सर देखिए ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं इसमें सारी चीजों को देखता हूं तो जैसा पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक जवाब दिया, और खासतौर पे अगर मैं बराबर भुट्टो जरदारी की भी बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अगर जैसे उन्होंने 2-4 ममालिक का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जब इस पे एक मुल्क पे हमला हुआ या उस पर बात हुई तो हमने कुछ नहीं कहा, दूसरे पे हुई तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल को हमारी भी बारी होगी। तो उन्होंने दबे दबे अल्फाज में बड़ा क्लियर किया है, कहा बात कही, और पाकिस्तान का स्टेट का जो नैरेटिव है वो सामने रखा। अगर मैं फील्ड मार्शल की बात करता हूँ आसिम मुनीर साहब की, अगर उनका भी जो नैरेटिव है वो भी बिल्कुल सामने है। उसके अलावा बाकी भी हमारे जितने भी हुकूमती जो नुमाइंदगान है उनका जो प्लान है वो सबके यानी कि नैरेटिव वो बिल्कुल सबके सामने क्लियर है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो ईरान और पाकिस्तान के जो आपस के जो मामलात हैं सर वो इतने को अच्छे भी नहीं रहे, वो लव एंड हेट वाला मामला रहा है। अगर मैं 1965 की अगर मैं बात करता हूं तो जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जब 1965 का प्रॉब्लम हुआ, क्रिएट हुआ, तो जो ईरान ने जो सबसे पहले जो था वो भारत को जो था उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने भारतीय तैयारों को अपने अड्डों से फ्यूल भी मुहैया किया। अगर मैं 1971 की बात करता हूं तब भी सर इसी तरह की चीजें रही हैं। तो उसके बाद अगर हम दूसरी देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो मसले की मसाइल जो चल रहे थे, जो कि सऊदी अरब का एक फंडेड जो चीजें चल रही थी, और दूसरी जानब ईरान का जो इशू चल रहा था, तो वो ईरान और सऊदीया की जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान के अंदर भी लड़ी गई और प्रॉक्सी वॉर्स रही हैं। तो सर इन सारी चीजों को देखते हुए भी आप क्या देखते हैं कि सर पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टैंड लेना है ईरान के लिए, क्या ईरान मोल्ड होगा या वो अपनी इसी रत के ऊपर कायम रहेगा सर? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने बिलावल साहब की बात की, जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनका एक अपना टिकटॉक स्टाइल है। ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है ये पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल के अंदर
टिकटॉक या सोशल मीडिया पे चलने वाली सबसे ज्यादा एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, जो उन्होंने पकड़ के अपने नाम के साथ मंसूब करके आगे फेंक दी है। सही। आपको पता है कि ये बात लोगों को सबको पता है कि जंग कहां से शुरू हुई है, आहिस्ता 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 वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आ गई है। ईरान जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है, और जो हमारी हिस्ट्री रही है ईरान के साथ, वो एक वक्त तक जो है वो डिस्टर्ब भी रही, लेकिन फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कल का दुश्मन आज का दोस्त और आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एक सिंपल सी बात है। आपको आज ईरान और इजराइल जंग लड़ रहे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान जो है वो दूसरा इस्लामिक कंट्री था, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री था जिसने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो ये एक वक्त तक जो है 70s तक इनकी बहुत अच्छे टाइज रहे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहूदी जो है वो सबसे ज्यादा ईरान के अंदर आबाद हुआ करते थे एक वक्त तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है वो आज जो है वो दुश्मन है। और पाकिस्तान और ईरान का जो मामला है वो डेफिनेटली जो आपने निशानदेही की है सऊदिया का और ईरान का जो टसल है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म या स्टेज के तौर पे यहाँ पे जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। वो जैश ए मोहम्मद हो या वो दूसरी जो सिपा सहाबा जैसी तंजीमें हो, ये सारी तंजीमें जो है यहाँ पे कत्ल गारत में, लोकल अनरेस्ट क्रिएट करने में, दहशतगर्दी करने में वो यहाँ पे इन्वॉल्व रही हैं। और अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? एक आम पाकिस्तानी का नुकसान हुआ, चाहे वो एक मसलक से था या दूसरे मसलक किसी भी से था, वो किसी भी मसलक से था, वो एक जान थी, वो एक इंसान था, वो मारा गया। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हुई, पाकिस्तान जो है यहाँ पे अनरेस्ट की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी वो नहीं आई। और ये जो चीज है इसने पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव है, जो यहाँ पे एक पिक्चर है पाकिस्तान की, उसको उसने दागदार किया, उसको लहूलुहान कर दिया। तो ये चीजें जो है ये एज अ कंट्री, एज अ स्टेट हमें ये सोचनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और अपनी आम आवाम को, आम जनता को भी हमें इस चीज से दूर रखना चाहिए। उसके लिए चाहे स्टेट को किसी भी हद तक जाना पड़े। आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटेजिक कदम उठाया था जब उनकी केपीके के अंदर पहली हुकूमत आई थी। जी जी। उन्होंने कहा था कि मैं जितने भी मदरसे हैं सबको फंड करूंगा। जी बिल्कुल। जिसके ऊपर जो है हमारे फंडिंग होगी और उसका बाकायदा तौर पे उसका ऑडिट वगैरह। अच्छा, और उसमें उसके लिए जो हमारे जो सुर्खे थे उस वक्त के और लिबरल्स थे, उन्होंने कहा ये तो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट देखिए क्या था कि मदरसे आपके कंट्रोल में आ जाते। मदरसों को जब आप फंड कर रहे होते तो आप उससे पूछते कि क्या पढ़ा रहे हो। सही। आज जो है डायरेक्टली या सऊदिया उनको फंड करता है या उनको ईरान फंड करता है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या पढ़ा रहे हो। वो अपनी मर्जी का सिलेबस उनको देता है कि ये पढ़ाओ। तो उससे क्या होता है कि आपके मुआशरे के अंदर तफरीक बढ़ती है, आपके मुआशरे के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होती है, आपका पोलराइजेशन जो है वो मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, जो लॉन्गर रन में एज अ कॉम हमें जो है वो सर ये हमें यूनाइट नहीं होने देती। क्योंकि सर ये चीजें जो है ना ये कोई साल 6 महीने के लिए तो नहीं होती, ये तो एक लॉन्गर रन के लिए होता है, क्योंकि एक बच्चे को जब किसी स्कूल में जनरेशन, पूरी जनरेशन की बात होती है। लेकिन सर बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि नाउ पाकिस्तान जो अब जिस दोराहे के ऊपर आके खड़ा है सर, वो यहां से कहां तक जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ईरान इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या मोल्ड होगा? मेरा ये दो चीजें सर। मेरा देखें, एक तो पाकिस्तान किस हद तक जाएगा। पाकिस्तान अगर थोड़ा सा समझदार है, अगर यहाँ की जो कि मुझे पता है कि समझदार हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब रशिया आपके दूसरे बॉर्डर पे आया था, मगरबी बॉर्डर के ऊपर, जी बिल्कुल, अफगानिस्तान, तो आपने वहां पे जंग जाके लड़ ली थी, आपने उसको पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं होने दिया। सर ये तो हमें कहा जाता है कि वो तो अमेरिका की बात ये ज़हन में रखिएगा। आज भी अगर आपने महफूज रहना है तो आपको ये जंग ईरान के अंदर जाकर लड़नी पड़ेगी, और ताकि आपके अपने बॉर्डर्स जो है वो महफूज रहें, ताकि दुश्मन को भी एक पैगाम मिले कि आप पाकिस्तान तक नहीं आ सकते। क्योंकि देखें, डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी अभी कि जो एटॉमिक वेपन्स हैं ये अब बोझ हैं, ऐसा नहीं है। बैगेज, ये बैगेज नहीं है, ये बोझ नहीं है। ये बेसिकली एक आपकी सेफ्टी है, आपके डेटरेंस है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी मुल्क आपसे, आपके ऊपर हमलावर होने से पहले 10 दफा सोचेगा कि अगर ये इसके मुल्क में भी तबाह हुआ तो नुकसान मुझे होगा। ठीक है, इंडिया इसीलिए रुका था। चले सर, इसी पे हम आते हैं, इसी पे आते हैं। अभी सर ये जो रीजन हुई है, अब ये कहा गया कि जो ईरान की जो 3 फैसिलिटीज जो थी जिनको के डिस्ट्रॉय किया गया, और B-2 जो बम्बार तैयार है, और खासतौर पे वो जो 14,000 किलो के जो बम जो उन्होंने फेंके हैं, वो बम उन्होंने मारे हैं। और उसके बावजूद ठीक है सर, जैसे ये बात की डॉक्टर आसम साहब ने भी बात कही थी कि वो उसमें से चीजों को इवैक्यूएट कर लिया था, चीजें निकालनी थी।
लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अगर वो इतना बड़ा धमाका होता है तो वो सर देखें ताबकारी के असरात तो सर पानी के अंदर भी होते हैं। अच्छा, ताबकारी वो सर वो ये पिछले असरात ना सर एक मुझे दो नजर नहीं आ रहे ना कोई। पिछले एक साल में जो जंगें हुई है ना, हाँ जी। उससे दुनिया में एक तासर और भी ये जा रहा है कि ये जो प्री प्लान्ड जंगें हैं, हाँ, दोनों दुश्मन आपस में डिसाइड करते हैं कि आपने कितना मारना और मैंने कितना मारना है। तो सर ये वो WWE वो WWE होती थी ना, तो बचपन में सब लोग बड़े शौक से देखते थे और कहते थे कि यार ये तो रियल फाइट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आने लगी कि ये रियल फाइट नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है। और पहले से जो है ये एक तासुर जा रहा है, मुझे नहीं पता कि ये स्क्रिप्टेड थी ये वाली या जो इससे पहले वाली थी वो थी कि नहीं थी, लेकिन तासुर ये जाता है। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है उनके बयानात को आप देखिए, वो कहते हैं जी हमला करने से पहले हमने बता दिया था कि हम हमला करने लगे हैं। हाँ, कतर के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो अच्छा, और इसी तरह इंडिया के वजीर खारजा ने यही बयान दिया था, याद है आपको? मिसाइल मारने से पहले हमने बता दिया। बल्कि वो तो इस बात के ऊपर उसको वो कह रहे हैं कि तुमने तो पूरे का पूरा प्लान ही जो था वो उनको बता दिया था, लिहाजा उन्होंने हमारे जो मिसाइल जिसके बाद वो रिवर्ट हुआ, उसने अपने बयान से जो है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके दोबारा से कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, रता साहब हमें जो है अभी ज्वाइन किया है सैयदा शाजिया हुसैन साहबा ने, कनाडा से सहाफी है। वहां पे जो उर्दू जो चैनल है उसके ऊपर वो ना सिर्फ एक इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम करती हैं बल्कि मॉर्निंग शो भी वो होस्ट करती हैं। और वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और खासतौर पे अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसके अंदर काफी जो है इनका असर भी है। मतलब ये कि जो ये उनसे काफी मिलती जुलती है और बाखबर खातून है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबको सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी जी, वालेकुम सलाम। शाजिया, देखिए आप तो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और कनाडा जो है वो तो एक जमाने में, बल्कि मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि आजकल भी जो है वो अमेरिका का बहुत क्लोज है। बल्कि तो ट्रंप ने तो कई दफा कहा है कि मेरी एक स्टेट और बढ़ जाएगी जब कनाडा मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आप उसके ऊपर मुत्तफिक हैं उनकी एक स्टेट बनने पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट से कोई भी कनेडियन जो है मुत्तफिक नहीं है। और इस बात पर अमेरिका और कनाडा खासा हुआ भी हुआ है, इवन दो कि इनके जो अलायंस था वो भी ब्रेक हुआ है। फिर टैरिफ 25% जो लगा है, तो मतलब ये अच्छे खासे वहां पर सही। अच्छा ठीक है, कैनेडियन नहीं बनना चाहता है। ठीक हो गया। अच्छा अपना शाजिया, अभी जो बेसिकली हमारा मुद्दा तो कुछ और था, ये तो चले वो बरसबीले तस्करा जो था, ये गुफ्तगू जो थी वो मैंने तस्करा जो था वो मैंने आपसे बात कर ली। लेकिन बात ये थी कि अभी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है पूरे खिते के मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें ना सिर्फ अमेरिका जो है वो भी इन्वॉल्व है, इजराइल है, ईरान है, गजा फलस्तीन के जो बेचारे हमारे मजबूर अवाम है, उसके साथ साथ उर्दन है, इराक है, शाम है, कोई भी ऐसा मुल्क अगर आप देख ले, इवन पाकिस्तान भी जो है ना उसकी वो भी किसी ना किसी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। तो बेसिकली आपका जो मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि जो जब ये ट्रंप जो था वो जब आया था तो उसने कहा था कि मैं इस दुनिया के अंदर जो है जंगों को मैं खत्म करने के लिए आया हूं। बल्कि अभी अली अशरफ रता साहब जो है वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे तो ये प्री प्लान WWE या WWF वाली जो एक कुश्तियां वगैरह चलती थी, कह रहे थे मुझे तो वो वाली प्लेटफॉर्म लग रहा है। तो आप और खासतौर पर कनाडा के अंदर जो है ट्रंप की जो अभी रिसेंट ये जो ट्रंप की जानब से जो डेवलपमेंट हुई है इस जंग के मामले में, तो उसको किस नजर से देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जंग जो आप कह सकते हैं कि ये फैलते फैलते रह गई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है समझ के सर पर मंडला रहा है, उसका खतरा इसके सर पर मंडला रहा है। और जहां तक अमेरिका ने उसका ताल्लुक है कि ट्रंप ने ये किया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ट्रंप जो है वो एक आपको फेस पे नजर आती है चीज, एक बंदा है जो कि कर रहा है, इसके पीछे पूरी लॉजिक काम करती है। सही। और मतलब ये जंग होना, ये इंडस्ट्री है जो हमारे असलहे की अपनी पैदावार जो होती है, तो उसको भी जाहिर सी बात है उसको इस्तेमाल करने वाले और करने वाले लोग मौजूद हैं। तो जंग कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में लगी रहती है। अगर आप देखें तो जंग बिला वजह भी लगी रहती है क्योंकि उनको अपने असलहे की सप्लाई करनी है। ठीक है, अब इस चीज का ताल्लुक कि ट्रंप ने आके ये बयान दिया था कि मैं अमला दाई हूँ और ऐसा ड्राफ्टिंग
जो चेंजेस आए हैं उसके बयानात उसमें, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, फैक्टर्स की भी। और दूसरी बात ये कि जब अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था, वहां से देखें कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान पे हमला हुआ और उसमें अमेरिका आया, और लेकिन उसमें अच्छी बात थी कि अमेरिका ने हमारे दिया था पाकिस्तान पे। यहाँ पर ये हुआ है कि हमला हुआ है और जो कि जौहरी तंजीमत को तो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिया, जबकि जौहरी तंजीमत तबाह नहीं हुई है, जैसा कि आप सब पहले से भी जानते हैं कि वहाँ से मूव हो चुकी थी चीजें। पाकिस्तान उनके पास जो इत्तलात है वो बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को ये इत्तलात के ईरान की तंजीमत हमला हुआ है वो वहाँ से पहले ही मूव कर चुके थे। हाँ, लेकिन उसके अभी रिसेंट हमला है उसमें एक जो और एटॉमिक साइंटिस्ट सिद्दीकी मारे गए हैं, उनकी शहादत दाऊद की शहादत हुई, लेकिन ईरान को ऐसे इतना नुकसान नहीं हुआ है और ईरान ने भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया। आपका ये सही मानना कि जो है से प्लान था यानी तयशुदा था, नो आई डोंट थिंक सो इतना तयशुदा था, वो एक पॉइंट तयशुदा जरूर होगा, लेकिन उसके बाद वो चीजें वहां से जो है जैसे पाकिस्तान के ऊपर के जो पहले से हमला तयशुदा था उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन एक हद तक तयशुदा हो तो उसके बाद से बात निकल गई था, तो फिर उसको रिटेलिएट इतनी सूरत में हो गया। अभी जो कतर एयरबेस पे हमला हुआ है वो उसी सूरत का नतीजा है कि वहां से हालांकि जहाज मूव हो गए लेकिन हमला किया गया है। ठीक है, तो शदीद मालूम था कि उसने फिर कहा कि हम इसका ईरान को मौका सामने आया कि हमने नहीं किया, हमने इसके खिलाफ किया, यूएस के खिलाफ को फैसला महसूस इसलिए भी कि यूएस ने उसके उस पर डायरेक्ट हमला किया है, हालांकि तयशुदा नहीं। अब ये कहना कि हम ये सीज फायर जो हुआ है तो वो करना यहाँ की मजबूरी बन गई, हमको पूरी रीजन में फैल गई। ठीक होगा, ठीक होगा शाजिया, ठीक हो, ठीक, जी 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 शाजिया, आपका 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 बिल्कुल पॉइंट आ गया, आपने काफी तफसील से और एक एक चीज को जो है ना आपने नरेट किया। अच्छा, अपना आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी प्रोग्राम अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे पूछने वाले। अली 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 साहब ये जो जैसा अभी गुफ्तगू हुई है और सब बातें हुई हैं और इन्होंने जो है अपना एक कैनेडियन जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे सामने रखा है, लेकिन सर अगर हम देखते हैं तो इस पूरे के पूरे मसले के अंदर हमें जो ट्रंप जो है वो इंतहाई गैर यानी कि एक ऐसा शख्स हमें नजर आ रहा है जो कि नाकाबिले एतबार किस्म का शख्स है। तो आप किस तरह फोर्सी करते हैं कि एक बल्कि मैं उसको थोड़ा सा मैं वो क्या कहता हूँ थोड़ा लाइटर मोड के अंदर मैं लेके आऊंगा, अगर बात करूँ तो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी तो अपनी तमाम तर उम्मीदें उस पर लगा रखी थी कि ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा। तो सर एक ऐसा नाकाबिले एतबार शख्स जो कि पूरी दुनिया में कहता कुछ है कर कुछ हो रहा है, तो सर वो किस तरह दुनिया को लेके चलेगा? और अमेरिका का वो एक ऐसे मुल्क का सदर है जो कि पूरी की पूरी दुनिया का इस वक्त वो चुतराहट उसके पास है सर। एक्चुअल में ये उसका एक स्टाइल है और वो अपने पिछले जो उसका टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट उसमें भी वो इसी तरह की चीजें कर रहा था। एक तरफ सऊदिया उसका बेहतरीन दोस्त था और दूसरी तरफ वो उनको जो ताने दिया करता था, जैसे वो औरतें एक दूसरे को ताने देती हैं, तो इस तरह की जो है उनके और बड़े तज़हीक के साथ जो है उनको ताने दिया करता था। तो यही एटीट्यूड जो है उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसका, और ये चीज दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अभी तो उसने ये जो जिसको हम अभी कह रहे थे कि ये WWE जैसी जंग जो हुई उसके अंदर उसने अपने आप को एज अ रेफरी के तौर पे जो है पेश किया। उसने जाते जाते एक घोंसा खुद भी मार दिया और फिर कहा कि नहीं बस खत्म हो गई वॉर और बराबर हो गए दोनों, बराबर हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है पूरी दुनिया जो है वो समझ लें कि उसकी मोतरफ हो जाएगी अभी थोड़े दिन में। और हमारे मुल्क जैसे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो कहेंगे ये अमन का दाई है, इसको नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। हमने तो सर पहले ऐलान कर दिया ना, इसने पहले जो है वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को रोका है। अब जो है इजराइल ईरान की जो वॉर होनी थी, जो एक जैसे शाजिया भी कह रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी अभी नॉलेज का ये सेंचुरी है, इस नॉलेज के साथ जो है कोई भी वॉर होगी, ठीक है, इस तरह की वॉर हो कि हम अपनी तबाही खुद ही कर लें, क्योंकि अब अवेयरनेस लेवल जो है लोगों का बहुत ज्यादा है। ये जंगें उस वक्त इस तरह की वो जो लीथल जंगें होती थी उस वक्त हुआ करती थी
जब इंफॉर्मेशन चंद लोगों के पास हुआ करती थी और वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी फलाह अपनी गेन के लिए जो है वो यूज किया करते थे और आम लोग जो है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी उनको तबाह कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। आप जंगों को देख लीजिए, मरता कौन है? ना नेतन्याहू मरा है, ना ही यहाँ पे खमीनी साहब मरे हैं। कौन मरा? आम लोग मरे। पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही हुआ, कोई नहीं मरता है। ऊपर जो एलीट होती है उनमें से तो कोई नहीं मरता ना, नीचे लोग मरते हैं। तो ये लोगों को समझ आ गई है बात कि ये जंगें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एलीट का पेट भरने के लिए और एलीट को समझ लीजिए कि ऑब्लाइज करने के लिए लड़ी जाती हैं। उनका असला बिकेगा, उनकी इकोनॉमी चलेगी, उनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, कुछ गेन होंगे, कुछ जो है ये चीजें होती हैं। और ये चीजें हर वो मुल्क जो इस चीज को समझ रहा है इस वक्त, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो ग्रो भी कर रहा है और अपना रोल भी अदा कर रहा है। वो विदाउट आर्मी भी हो तब भी वो रोल अदा कर रहा है क्योंकि वो इस गेम को समझ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा शाजिया, जो ठीक है ये तो गेम के अपने रूल्स हैं, अपना वार भी जो है वो एक गेम के तौर पे लिया जा रहा है। अच्छा वो कहते हैं कि इंग्लिश का मुहावरा है तो, लेकिन मैं अगर उसको उर्दू में तर्जमा करता हूँ, वो कहते हैं कि तलवार अपना बंदूकों की लड़ाई में तलवार कभी लेके नहीं जानी चाहिए। तो अगर हम एक तरफ देखते हैं तो बंदूकों की लड़ाई का मतलब ये कि आप इजराइल या ईरान अपना अमेरिका की जानिब देखते हैं तो वो उनके पास बंदूकें हैं और ईरान जो है उसके मुकाबले में तलवार लेके चला गया है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये तो सामने सामने नजर आता है कि इसराइल और अमेरिका साथ में, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो ईरान है उसके कोई बैक नहीं कर रहा है? ईरान तो जो है वो इंटरनली सपोर्ट हासिल है मुख्तलिफ ममालिक की। सही। तो ये जंग न सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं, ये मुख्तलिफ मुल्कों की जंग आपस में। तो बड़ी चीज है कि ये थी तो पूरे दुनिया को ही लपेट में दे सकती थी। जो जिसका साथ दे रहा है, कोई अगर ईरान का साथ दे रहा है तो वो आगे आ जाएगा। तो ये मसला ये हुआ कि यूपी वज़राए ख़ारिजा जो है सब जोड़ के बोलते हैं सारी उसकी। तो इसमें किरदार सिर्फ ईरान और रुकवाने में अमेरिका का किरदार नहीं है। इसमें जो है ये जो वज़राए ख़ारिजा शामिल है, कतर का वज़ीर आज़म शामिल है। ये सारी चीजें जो है कि वो रीजन जो है वो यहीं पे रह गए। सही। तो सिर्फ रीजन नहीं लाए, पूरी दुनिया हिल गई। ठीक है, पूरी दुनिया हिल चुकी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे एक आप ही से मुझे एक पॉइंट और चाहिए होगा कि जैसे कतर में जो है वो तो अमेरिकन अड्डा अब तो नहीं बना। कतर में तो अमेरिकन अड्डा बहुत बहुत अरसे का है। तो अगर और कतर जिस तरह पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि कतर जो था वो इस लड़ाई में मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था, ईरान ने जो था उस पर अटैक कर दिया और कतर ने कहा कि नहीं जी तो हमारी सरजमीन पे अटैक हुआ। हालांकि उनकी सरजमीन तो ठीक है, मानते हैं जियोग्राफिकली उनकी है, लेकिन कानून के मुताबिक जो है उन पे तो उनका जो वजीर दिफा है वो भी अपनी तलाशी दे के ही अमेरिकन जो है वो उस जगह पे जा सकता है, कहीं पे भी हो। मैं सिर्फ कतर की बात नहीं कर रहा, उर्दन में कर ले, ईरान में कर ले, पाकिस्तान में कर ले, अफगान कहीं पे भी अगर उनका हवाई अड्डा या उनका फौजी जो अड्डा होगा उस पे उस मुल्क का कोई सबसे बड़ा जो इवन उनका सदर, वजीर आजम या उनका वजीर दिफा वो भी अगर जाएगा तो तलाशी दे के जाएगा, क्योंकि उस पे कानून उस मुल्क का नहीं लगता। जैसे सफारत खाना है, सफारत खाने पे भी कानून सिर्फ उसी मुल्क का लगता है जिस मुल्क का वो सफारत खाना होता है। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि कतर जो है वो अब किस तरह रिटेलिएट कर रहा है? और कतर ने तो अब जब जैसे उस पर हमला हुआ उसके पहले तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमारी सालमियत पे हमला किया है, और फौरन उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं यार मिट्टी पाओ यार, जो होना था वो हो गया। जी देखिए, बात ये कि अगर ईरान ने उधर हमला किया तो ईरान ने भी अपनी जो है एक साथ बचानी थी, क्योंकि ईरान की तो उस वक्त तक दुनिया ईरान के साथ नहीं थी। जब अमेरिका ने हमला किया जी जी तो दुनिया की ईरान के साथ नहीं थी। ठीक है। पहले इतनी ज्यादा ईरान की पोजीशन जो है वो अचानक अच्छी खासी मजबूत हो गई, और यहाँ इस ईरान ने हमला किया तो ईरान ने ये बताया कि अगर हमको हमला किया तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तब हमें इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिकन जहाज ले जा चुके थे। सही। और कतर जो इस्लामी ममालिक जो साथ दे रहे थे उनके ऊपर भी एक वो था भाई अगर तुमने किया तो हम तुम्हारे ऊपर हम हमला कर सकते हैं।
ठीक है। तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो है हवाई अड्डा देश में थी, वरना तो पाकिस्तान पे भी होता था। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जरा अपना प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और इस पे मेरे ख्याल में हम अपना कुछ थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन शाजिया, आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो जिस टॉपिक में मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बड़ा हॉट केक है। तो वो क्वेश्चन मेरा ये है, वो उस हॉट केक के हवाले से जो शुगर उस पर आइसिंग शुगर होगी वो आप उस पर डालेंगी। पैडर इन चीफ जो है तहरीक इंसाफ के, उनकी जो है वो 9 मई के केसेस में 9 केसेस थे, आई थिंक उनके 9 केसेस थे, वो तमाम के तमाम में उनकी जो है वो जो जमानत की दरखास्तें वो कैंसिल हो गई। तो ये जो हमारी जो बैरून मुल्क जो रहायश पजीर पाकिस्तानी है, उनके सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में? वो क्या समझते हैं इस चीज को कि आया कि ये कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, या वो ये यही समझ रहे हैं कि नहीं जी, ये जुल्म की अखीर है, और जितना ही जुल्म अब हो रहा है इतना तो शायद दुनिया में किसी के साथ भी ना हो। बात ये कि देखिए, बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने आपको पहले हमारे जो कैंप हमारी डिस्कशन हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अब पहले फौज की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी थी इस हवाले से, ठीक है। अब लोगों का ना इस वजह से कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान, मतलब समझिए दो अलग अलग चीजें हो गई थी इस टाइम पे। अब जो है पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान से मुराद में फौज की बात कर रही हूँ, तो अब लोगों की ना सारी इस वक्त नजरें फौज समझ रही कि उनको चेंज होके ना इस जंग की तरफ चला गया है, पाकिस्तान की सालमियत की तरफ चला गया है। अब अच्छा। वो लोग थोड़ा मैंने नोट किया है कि वो अब इतना बहुत नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। पहले बड़े बड़े माहौल होते थे कि ये जुल्म है, ये है वो, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों की थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है। जी ठीक है, बेसिकली आपके कहने का जो है वो मतलब ये निकलता है कि अवाम जो है अब जो वो उस पॉइंट पे नहीं सोच रही जिस पॉइंट पे बेसिकली एक जमाने में पहले सोचती थी। अब उनका नैरेटिव जी थोड़ा, या अब उनका कैनवस थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वो रियासत को और मुल्क को फ्रंट पे लाके इस चीजों को देख रहे हैं। ठीक। रता साहब। जी बिल्कुल। जी जी, नहीं, ठीक है। एक्चुअल में ना वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये देख रही है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत है नहीं। सही। तो जो एक्चुअल में शाजिया जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तो मुझे तो ये समझ आ रही है, और अवाम भी, पाकिस्तान के अवाम भी अब ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि, बल्कि अब तो आपके जो फेवरेट वजीर हैं ख्वाजा साहब, वो भी ये कह चुके हैं। सर मेरे तो नहीं है सर फेवरेट, एवी सर चुक चुका के मेरे फेवरेट करा दो तुसी सर। अच्छा, तो वो जो है वो भी ये बात अब मान चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कोई ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि जैसे वो तहरीक इंसाफ नारा लगाया करती थी कि ये इम्पोर्टेड लोग हैं, हाँ। बाहर से लाए गए हैं, और वो इमरान खान के उस पॉइंट को भी तकबीयत मिलती है कि उसको किसी मुल्क के कहने पर हटाया गया। सही। तो अगर वो उनको वापस ले आया जाता तो उनका वो नैरेटिव खत्म हो जाता। लेकिन अब वो नैरेटिव स्ट्रांग हो गया कि उनको किसी मुल्क के कहने पर हटाया गया था, और उनके मुल्क के आने, वो यूएस की बात करते हैं ना, कि यूएस सर ने वहां उनको पे उठाया। तीन जो फर्म्स हैं जहां पे अमेरिका की ही 3 फर्म्स को, जो पीआर फर्म्स हैं, उनको बकायदा तौर पे यहाँ से मंथली पैसे जाते हैं, जो कि उनकी जो है वो क्या कहते हैं उसको फेस अपलिफ्टिंग कर रही है, उसके बारे में जो है वो उसके आप सिंपल वर्ड में कहिए कि उनके लिए वो जो है एक पीआर क्रिएट कर रही है, जो हाई हल्के हैं। जी बिल्कुल सर। अमेरिका के खिलाफ अगर सर देखें ना, ये अब आप इस जरा बात करें ना सर हसाम साहब, बात ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके पास कोई बंदूक या कोई टैंक तो होता नहीं है सर, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बंदूक की लड़ाई में तलवार लेके जानी चाहिए। यहाँ पे देखे ना, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास क्या कौन से रास्ते हैं? उनके पास यही रास्ते हैं कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, वो अपना नैरेटिव बताए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखे, उनको बताए कि भाई मैं आपका मुखालिफ नहीं हूँ। उनको ये लगता है कि इमरान खान जो है उनके नैरेटिव का मुखालिफ है, और गजा और ये जो सारा तबाही हुई है, ये उनके अरेस्ट होने के बाद हुई है। अच्छा, ये उन्होंने करवाई है सर? ये उन्होंने करवाई। अच्छा। तो उन्होंने करवाई तो उन्होंने ही है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। सही, उन्होंने करवाई है, और उसमें जो रोल था इजराइल का, वो तो एक टाउट का था। उनको गजा का पट्टी चाहिए,
ट्रंप इसके ऊपर जो है वो बयान दे चुके हैं। अच्छा सर, कि गजा मुझे चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, मैं आप क्या बात काट रहा हूं सर, अभी आप जी आप मुकम्मल कर ले, मैं इसमें ऐड करता हूं। देखिए इसके अंदर जो है आपने ट्रंप का वो बयान देखा होगा कि गजा की पट्टी जो है इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे और ये जो है इसको हम दोबारा से रीस्टैब्लिश करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। अच्छा, इसको जो है इसको फलस्तीनियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को भी कहा कि आप इनको अपने मुल्कों में ले जाएं। एग्जैक्टली। अब ये जो नैरेटिव है, इसके लिए आपके मुल्क के अंदर से कौन से आपके हाई अथॉरिटी है जिसने इसके अगेंस्ट कोई बात की है? कोई एक भी आपको बयान नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे इमरान खान होता तो ये बातें नहीं होनी होती। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये जो बात है इसी के ऊपर सर मैंने लास्ट प्रोग्राम में यहीं पे बैठ के बात कर रहा था और उसके बाद जो था वो मैं अब जो सोशल मीडिया जो है वो सर देखना पड़ता है, मजबूरी है सर, हमें चीजों वगैरह उसको, वो अलग बात है सर, बाद में फैक्ट चेक जो है वो हम उसको करते हैं। तो उसमें यही कहा गया था कि जी जो है ना पैटर इन चीफ, अगर वो उनको जेल में इसीलिए डाला गया था कि अगर वो जेल में ना हो तो गजा और ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का ना हमला हो सकता था, ना वहां पे किसी किस्म का कब्जा हो सकता था। सर ये मैं आपका नहीं कह रहा कि आपने वहां से उठाया, मैं सर उनकी बात कर रहा हूँ, परसेप्शन की बात है, वो एक परसेप्शन है, ठीक हो गया। अच्छा शाजिया, ये तो जिसा भी बात हुई है, आपने भी बात की है। अब मुझे इसमें एक चीज हो जिसा मैं ये बात कर रहा था कि पीआर के लिए जो है वो फर्म्स को हायर किया जा रहा है और रता साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता क्या है। तो सर क्या शाजिया, क्या इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी ने भी कोई ऐसा काम किया है, कोई किसी और फर्म को जो उन्होंने हायर किया है? यस। आपकी नजर में कोई है ऐसा? यस यस। देखें वो तो हर पार्टी करती है, मैं नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं ये कहूंगी कि उनके जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया आप वहां से देखें तो इनके पास बहुत अच्छे और जबरदस्त लोग काफी टीम इनकी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, मानने वाली। सर जो चीज मानने वाली है शादी, हमें उसको बिल्कुल मानना चाहिए। जी। तो लेकिन अगर और पार्टीज कर रही हैं तो इससे हट नहीं, हर कोई अपनी बात की जंग लड़ता है, उसकी बात नहीं, हर कोई लिखना चाहता है कि मैं किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तो आप चाहेंगे कि उनकी पार्टी का मौका सामने आए। सही। उसके लिए तो आप उसकी हायर करेंगे, छोटे लोगों को आजकल इसके लिए हायर ना के इतने बड़े पैमाने पर, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे जो है वो क्लोजिंग पे भी जाना है, तो जाने से पहले रता साहब आपसे एक आखिरी सवाल। ये कहा गया कि केपी के गवर्नमेंट का बजट पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि हम पैटर इन चीफ से मुलाकात ना हो जाए। बजट पेश कर दिया गया, फिर कहा गया कि जब तक हमारी मशावरत नहीं होती हम जो है वो बजट पास नहीं करेंगे। बजट भी पास हो गया। किसने कहा ये? वो सर अलीमा खान साहब। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अलीमा खान साहब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि, और अलीमा खान साहब की जानिब से ये जो है वो बात की गई और बड़े दुखी दिल से उनकी आवाज काफी लर्ज रही थी जब वो अपना बात ये कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर ने पैटर इन चीफ को माइनस कर दिया। एग्जैक्टली। देखें अलीमा खान साहबा जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बाशऊर खातून है, और तीसरी बात जो है वो बहन है, वो बहन है, ठीक है। तो वो जो उनका बयान है वो उसको बतौर बहन ही देखना चाहिए, ठीक हो गया। उनके जज्बात को बतौर बहन जो है वो रजिस्टर करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल उनके बयान को देख के पॉलिटिकल बहस करनी चाहिए। सही, वो पॉलिटिकली जो बात कर रहे, वो जो भी बात करेंगी उसका कोई वेटेज नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली अगर वो बात कर रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर कहे ये बात कि हम ये करेंगे और ये ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे। गौहर साहब अगर बात करें या कोई और बंदा बात करे, ठीक है, लेकिन बात ये है कि मुल्क का जो सिस्टम है उसको नहीं रुकना चाहिए। सही, ठीक है, उसको चलना चाहिए। वो चाहे, अच्छा, अब अगर इमरान खान साहब अंदर हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उनको फायदा ही हो रहा है। उनकी जो स्ट्रेंथ है यूथ के अंदर वो बढ़ रही है। उनका जो नैरेटिव है वो बिक रहा है, लोग बाय कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस चीज का उनको फायदा ही है, बजाय इसको मेरे ख्याल है पीटीआई को ज्यादा इससे इमोशनल होने के और ज्यादा सीरियस बातें करके इस तरह के बयान जहाँ पे बंद गली वाले बयान जो है ये नहीं देने चाहिए, और उनको जो है इसको खुले दिल से जो है ओपनली चीजों को लेकर आना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कनाडा से आपने मुझे ज्वाइन किया। अली अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हमारा जो गुफ्तगू मेन मुद्दा था वो दो हमारे टॉपिक्स थे। एक तो ये था कि अमेरिका की जानिब से सीज फायर और उसके बाद उस सीज फायर के जवाब में उसको ऊपर कोई अमल दरामद ना होने के ऊपर अमेरिका की जानिब से जो है वो गम गुस्से का जो इजहार किया गया वो सिर्फ एक लिप सर्विस के तौर पे जो है वो उसको लिया जाना चाहिए और वो अभी भी हमें नजर आ रहा है। उसके अलावा जो दूसरी बात जो थी कि तहरीक इंसाफ के
जो पैटर्न इन चीफ है उनकी जो जमानतें जो हैं उनकी वो कैंसिल हो गई हैं। अगर तो रूल ऑफ लॉ है और हम देखें, हमें तो खुशगुमानी रखनी चाहिए और यकीनी तौर पे हमें खुशगुमानी रखनी चाहिए सबको भी, कि रूल ऑफ लॉ ही है और होना भी वही चाहिए। लेकिन अगर भी किसी भी किस्म का अगर इफ एंड बट्स है तो तारीख जो है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। नाजरीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह सेम वक्त सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।